Hello, everybody. I hope you all are doing very well. So am I. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा म्यूचुअल फंड्स। वही म्यूचुअल फंड्स सही है वाले। तो सर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें क्या कैलकुलेशंस होते हैं, एनएवी क्या होती है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड चैप्टर इंक्लूडिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल मैं आपको इन डेप्थ पूरा क्लियर करवा के दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, शांति से देखना। एट द वेरी लास्ट सेकंड ऑफ द वीडियो यू वुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस चैप्टर। ओके, आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, आप सिंपली एक सेटिस्फेक्शन के बाद उठोगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक्स, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे। तो पहले अपन देखते हैं कि सर म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की ऐड देखी, शिखर धवन की भी ऐड देखी। तो म्यूचुअल फंड्स होता क्या है सर? म्यूचुअल फंड्स इज बेसिकली a pool of fund which is invested by certain investors who are having a same financial goal. For example, मुझे लगता है कि एआई का जो सेक्टर है वो आगे बहुत बढ़ने वाला है, तो मैंने कोई ऐसे प्रॉपर फंड्स ढूंढे जो स्पेसिफिकली एआई में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, मैंने कुछ रिसर्च की और मैंने एक फंड ढूंढा। तो मेरी तरह और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया हुआ था। ओके, सो हम सबका एक कॉमन फाइनेंशियल गोल है दैट वी वांट रिटर्न्स फ्रॉम से एआई सेक्टर, ओके, व्हिच इज गोइंग टू बूम इन द नियर फ्यूचर। सो दैट pool of funds by the investor is known as mutual funds. Okay, so definition पे आते हैं। A mutual fund is a trust that pools the savings of numerous investors who share a common financial goal. Okay, अब सर म्यूचुअल फंड्स में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कुछ क्राइटेरिया है ऐसा? नहीं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बस आपके पास एक इन्वेस्टेबल सरप्लस होना चाहिए, मतलब आपके पास कुछ तो सेविंग्स होनी चाहिए, भले ही वो फ्यू थाउजेंड्स में ही क्यों ना हो। और आज के टाइम पे तो आप फ्यू हंड्रेड से भी चालू कर सकते हैं। लाइक पेटीएम ने हर दिन एसआईपी वाला भी कुछ म्यूचुअल फंड चालू किया है। तो मतलब एट द पेस एट विच इट इज इवॉल्विंग इज प्रिटी गुड। ओके, तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है विद द मिनिमम ऑफ मिनिमम इन्वेस्टेबल सरप्लस कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, नेक्स्ट, द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर इज इन्वेस्टेड बाय द फंड मैनेजर्स। तो फंड मैनेजर वो लोग होते हैं जो पूरे म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट और ऑपरेशंस देखते हैं। जैसे कि एक मैनेजर ऑफ कंपनी और मैनेजर ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप क्या देखता है, जस्ट अ सेकंड। तो वो मैनेजर क्या देखता है? कंपनी के ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, वो सब दिखता है। उसी तरह से जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस देखते हैं और मैनेजमेंट देखते हैं। ओके, ताकि वो स्मूथली रन कर पाए एज पर देयर क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट, जो भी डिविडेंड फर्म का म्यूचुअल फंड कमाती है वो उन इन्वेस्टर्स को उनके यूनिट्स ऑफ होल्डिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अब सर ये म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स क्यों होते हैं? आई मीन उनको यूनिट्स क्यों असाइन किया गया है? ओके, तो थोड़ा सोचिएगा। म्यूचुअल फंड जैसे कि शेयर से अलग होते हैं इस केस में। फॉर एग्जांपल, आप शेयर कितने होल्ड करते हैं? एक, दो, तीन एंड सो ऑन, मतलब इन परफेक्ट होल नंबर्स। ओके, लेकिन म्यूचुअल फंड आप होल्ड कर सकते हैं इन पॉइंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 120.86। ओके, अब ये जो 120.86 है, ओके, तो हम म्यूचुअल फंड को पॉइंट्स में भी होल्ड कर सकते हैं। अब सर पॉइंट में होल्ड करने का सिस्टम आया कहाँ से? इसको शेयर्स की तरह क्यों नहीं रखा? ओके, तो सुनिएगा। म्यूचुअल फंड्स एक पूल ऑफ फंड्स होता है फॉर लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। एक एक म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होती है दैट इज 10,000, 20, 30,000 करोड़। ओके, हर दिन हजारों इन्वेस्टर्स, लाखों इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं, पैसे निकालते हैं, और हर दिन का एक एनएवी कैलकुलेट होता है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। तो
क्योंकि हर दिन इतने बड़े-बड़े वॉल्यूम्स में ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को ये यूनिट्स असाइन किए गए हैं, ओके? ताकि एकदम एक्यूरेटली हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएँ। ये था इसके पीछे का लॉजिक। अब नेक्स्ट, सर मैं म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करूँ? मैं स्टॉक्स में ही डायरेक्टली क्यों ना इन्वेस्ट करूँ? कि भाई स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स भी क्या ही करेगा? जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। इससे अच्छा मैं ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसका एक बिज़नेस है, प्रोफ़ेशन है, एक जॉब है, ओके? तो क्या उसके लिए प्रैक्टिकेबल रहेगा कि वो स्टॉक मार्केट में पूरा अपना टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके चार्ट्स पढ़े, फंडामेंटल्स देखे, बैलेंस शीट्स, पी&एल्स सब कुछ देखे, उसकी प्रमोटर होल्डिंग देखे, फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखे, सब कुछ रेशियोज वगैरह देखे? तो सर हमारा वो काम नहीं है। हम सबका अपना अपना एक जॉब, एक प्रोफेशन है, ओके? तो हम सब इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, फुल जो हमारे रिसोर्सेस है वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें एक साइड इनकम चाहिए, ताकि जो हमारे फ्यूचर गोल्स है और जो हमारी ग्रोथ है जो हमने खुद के लिए सोची है वो प्रॉपरली हो। सो उसी को कंसिडर करते हुए हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ अस, with a proper fund manager with exceptional experience in stock market, invest our funds in market to get us an optimal return. वो वेरी कर सकता है, 10, 15, 20, 25 जो भी होगा। तो ये एक बेसिक एडवांटेज रहता है कि हमें रोज ट्रैक नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उसकी न्यूज़ देखनी पड़ती है, फिर उसके हिसाब से जो उसके प्रोजेक्शंस होंगे वो सब देखने पड़ते हैं। उसके बाद मुझे मेरा फंड की नीड देखनी पड़ती है कि अगर मैं उसको अभी डालता हूँ तो क्या ये 2 महीने बाद उतना ही रहेगा, या इसके प्रोजेक्शन 1 साल बाद के हैं तो ये मेरे को शॉर्ट टर्म में काम नहीं आएगा। सो स्टॉक्स के इतने सारे नुकसान हैं जो म्यूचुअल फंड्स में प्रॉपरली कैटर हो जाते हैं, ओके? सो आते हैं एक एक पॉइंट पे, वाई म्यूचुअल फंड्स ओवर स्टॉक्स। पहला है गोल। अगर आपका गोल है एग्रेसिवली रिटर्न्स कमाना, देन स्टॉक मार्केट इज अ गुड थिंग फॉर यू। एग्रेसिवली रिटर्न मतलब कि मैं चाहता हूं कि जो अप्स एंड डाउन्स है मार्केट के, जो थ्रिल है वो सारा मैं एक्सपीरियंस करूं, ओके? अब अगर आप वो सब एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके साथ एक एसोसिएटेड रिस्क भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मुझे अडानी पावर में इन्वेस्ट करना है बिकॉज पावर सेक्टर आगे चल के बूम होने वाला है। तो मैंने अडानी पावर में इन्वेस्ट किया। अब लेटली न्यूज आई कि उनके जो प्रमोटर्स हैं उनमें कुछ डिस्प्यूट्स हो गए एंड जो उनका प्रोजेक्ट था वो डिसॉल्व हो गया। अब वहां उनके प्रमोटर्स में झगड़ा हो गया, यहाँ मेरे 5 लाख रुपए लटक गए। मैं क्या करूंगा? मेरे तो 5 लाख गए। अब क्योंकि ये इतना मेजर डिसीजन है कि प्रोजेक्ट डिसॉल्व हो जाना, तो जो शेयर है वो 50-60% तक टूट सकता है, जो कि हमने बहुत बार स्टॉक मार्केट में होते हुए देखा है, ओके? तो इन चीजों से बचने के लिए अगर हमें एक स्टेडी रिटर्न्स चाहिए विद मिनिमम रिस्क, तो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या करेगा? आपको इसमें इन्वेस्ट करना है ना, क्या बोलते हैं, पावर सेक्टर में। तो वो क्या करेगा, 15 पावर के स्टॉक्स को इकट्ठा करेगा और उसमें थोड़ा 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 हर जगह डाल देगा। अब अगर अडानी गिरता भी है तो हमारे म्यूचुअल फंड में सिर्फ 5 या 7% का इफेक्ट आएगा, जो उसका प्रपोर्शन होगा इन अर इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओके? तो ये एक बहुत बड़ा फायदा रहता है ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो ये था फर्स्ट पॉइंट कि गोल्स, अगर आपके गोल क्या है उस हिसाब से आप स्टॉक्स या तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज लो एज थाउजेंड्स है, और जैसे कि हमने पहले बात की कि एज लो एज हंड्रेड्स भी है, तो भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वो कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल होगा, रादर देन आप कुछ वो 1,000-500 रुपए से आप स्टॉक मार्केट में जाए,
अब वो 1500 में से आपके टैक्सेस भी कटे, आपके ब्रोकरेज चार्जेस भी कटे, तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज नहीं है। नेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विच इज टाइम एंड रिसोर्सेज, कि इफ यू आर अ पर्सन ऑक्यूपाइड विद सम जॉब और बिजनेस, then being an active investor is not the thing for you. Hence, mutual funds are the best choices for you all. Okay. तो ये था एक बेसिक, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है कि व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो फर्स्ट है उसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स मतलब कि फंड्स जो कभी भी एंट्री और एग्जिट के लिए ओपन है। फॉर एग्जांपल, मुझे आज से 2 महीने बाद पैसों की नीड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर टाइम बीइंग उस पैसे को इन्वेस्ट करके रख दूंगा। अब मुझे 2 महीने के बाद पैसों की नीड आई और मैंने पैसे निकाल लिए। ओके, सिंपल, फास्ट, कन्वीनियंट, दैट इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। द एंट्री एंड एग्जिट is at any time of at any point of time. ओके, इनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता, ये परपेचुटी तक चलते ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स, कि इनकी जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। आप इन जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकी एंट्री तभी होगी ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफरिंग विच इज एनएफओ, और द फंड्स व्हेन आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, आप वहां से ले सकते हैं। ओके, फ्रॉम द स्टॉक मार्केट आफ्टर द फंड्स हैव बीन लिस्टेड। तो ये होते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स, कि जिनका एंट्री क्लोज्ड होता है। अब इन दोनों का एक मिक्स होता है जो इंटरवल फंड्स होता है, बिल्कुल काम का नहीं है, सिर्फ इंस्टीट्यूट ने दिया है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। सो व्हाट आर इंटरवल फंड्स? These funds are combination of open and close-ended mutual funds. Okay, कॉम्बिनेशन क्यों? बिकॉज ये इशू के लिए, बोथ परचेज के लिए और रिडम्पशन के लिए स्पेसिफाइड इंटरवल्स पे ओपन रहते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इंटरवल फंड्स। अब जो इंटरनल फंड्स है और जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स है, ये दोनों ही प्रैक्टिकली नहीं के बराबर एग्जिस्ट करते हैं। आज जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, 99.9% म्यूचुअल फंड्स आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, कि आप कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये भी एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, जस्ट हमारे मॉड्यूल में दिया है इसीलिए मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है। सो इसे जस्ट हम प्योर रीडिंग करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वुड बी बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स, जो मिक्स ऑफ इक्विटी डेट बॉन्ड्स रहेगा। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, जिसके टाइप्स रहेंगे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर कैप ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करना। मल्टी कैप, हर टाइप ऑफ कैप में 25% इन्वेस्ट करना। कॉन्ट्रा फंड्स, अंडर वैल्यूड फंड्स में इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना। डिविडेंड यील्ड फंड्स, जो ज़्यादा डिविडेंड दे उसमें इन्वेस्ट करना। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो टैक्स बेनिफिट देते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। सेक्टर फंड्स, फॉर एग्जांपल एआई, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। थीमेटिक फंड्स, जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड पे बेस्ड एक फंड्स होते हैं। आर्बिट्रेज फंड्स, जो मार्केट मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट के आर्बिट्रेज से इन्वेस्ट किए जाते हैं। हेज फंड्स मतलब प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स विच आर फॉर प्राइवेट हाउसेस। कैश म्यूचुअल फंड्स, देन exchange traded funds ETFs, which is known as very small value of mutual funds. उसमें टाइप्स है इंडेक्स ETF, कमोडिटी ETF। इंडेक्स ETF अगेन निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह। कमोडिटी मतलब फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर एक्सेट्रा। बॉन्ड ETF, करेंसी, डॉलर, यूरोज एक्सेट्रा। एंड फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। तो ये सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स थे, बिल्कुल भी जो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, इट्स जस्ट प्योर रीडिंग, आप भी एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं हम जो एग्जाम पर्पज से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, विच इज कैलकुलेशन रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम काफी सारे कैलकुलेशंस देखेंगे विथ एग्जाम्पल, ताकि इस वीडियो के बाद, ठीक है, आप डायरेक्टली अगर आप एग्जाम में भी बैठने जाते हैं
तो आप श्योर शॉट हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, वो मैंने ऑलमोस्ट एक टफ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, ताकि आप सिंपली उन्हें भी कर लिए तो भी आप म्यूचुअल फंड्स के लिए वेल इनफ प्रिपेयर्ड रहेंगे। ओके, तो चालू करते हैं। फर्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ये काम आता है कैलकुलेशन ऑफ एनएवी में, जो जस्ट इसके बाद वाला स्टेप है। ओके, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, सो फर्स्ट आता है कैश इनफ्लोज रिसीव्ड ड्यूरिंग फ्रॉम द सेल ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर। ओके, जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वो अगर अपने यूनिट्स बेचते हैं तो उन सेल ऑफ यूनिट्स से जो पैसा जमा होता है, दैट इज कैश इनफ्लो रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेल ऑफ यूनिट्स। ओके, जो भी न्यू सेल होते हैं या एग्जिस्टिंग यूनिट सेल होते हैं, दैट इज कैश इनफ्लोज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ द यूनिट्स। ओके, गॉट इट। अब इसमें कई चीजें ऐड होगी, कई चीजें डिडक्ट होगी, एक एक करके देखेंगे आराम से। लॉजिकली मैं आपको बताते जाऊंगा, उसके बाद आप ये प्लस माइनस अपने दिमाग में ही करोगे। ओके, आपको ये टेबल देखने की नीड नहीं है। अब कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल कुछ इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड की जो हमने सेल की, तो हमें उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू मिली, दैट वुड बी कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। ओके, जो भी हमें कैश रिसीव हुई है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, वो सारा इज नोन एज कैश रिसीव्ड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। जैसे जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो कई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है वो होता है कैश रिसीव्ड एज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है इनिशियल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द इशू। अब जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड इशू होता है, ओके, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी इनिशियल रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस या जो भी इनिशियल से भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब, तो वो सारे भी डिडक्ट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसे पड़े हैं, वो उन्हें कोई ना कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे टू अर्न सम रिटर्न्स। ओके, सो दैट वुड बी अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी पैसा लगाया है हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करने के लिए। नेक्स्ट कैश पेड फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फंड मैनेजर फीस। जो भी म्यूचुअल फंड के डे टू डे ऑपरेशंस, उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी सैलरीज और बहुत सारे एडमिन ओवरहेड, सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग जो फंड मैनेजर है उनकी सैलरी, उनकी फीस, वो भी डिडक्ट की जाएगी। ओके, नेक्स्ट रियलाइज्ड इनकम पेड टू द यूनिट होल्डर्स। फॉर एग्जांपल जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया या उसे कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन डिक्लेयर किया, तो डिविडेंड और कैपिटल गेन जो रियलाइज्ड इनकम है, ओके, वो भी जो डिस्ट्रीब्यूट की, वो भी यहाँ से माइनस की जाएगी। ओके, अब अगर हम नए यूनिट्स इशू करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। ओके, नए यूनिट्स इशू करने को। वैसे ही जब हम पुराने यूनिट्स रिडीम करते हैं तो हमारे पैसे जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे। ये सारी कैलकुलेशंस के बाद हम पहुंचेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस पे, जो कि रहेगा हमारा ये एक सर्टेन अमाउंट। ओके, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, एक बार और बताता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर दिमाग में छप जाए। फर्स्ट कैश इनफ्लोज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर। जो यूनिट्स हमने नए इशू किए उनका जो पैसा आया वो कैश इनफ्लोज, प्लस जो कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वो हमने सेल की, उनका पैसा आया, दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है सिक्योरिटीज में, अपने स्टॉक्स में, उनसे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आया, वो जो इनकम होगी, दैट इज कैश रिसीव्ड एज इनकम। अब जो म्यूचुअल फंड
के इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सेबी रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो गए, रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस होगा, वो हम माइनस करते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द इशू। नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज के लिए ताकि हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ रिटर्न मिल पाए, इज ऑल्सो डिडक्टेड। नेक्स्ट, कैश पेड फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फंड मैनेजर फीस। जो भी डे टू डे ऑपरेशन है, सैलरीज है, वहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी, और इंक्लूडिंग जो फंड मैनेजर है उनकी फीस और सैलरीज भी यहाँ से डिडक्ट की जाएगी। अब जो जो हमने डिविडेंड या इनकम कमाई वो हम यूनिट होल्डर को जो पे करेंगे वो भी यहाँ से माइनस होगी एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड द कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट, जो भी हम कैश पे करेंगे ड्यूरिंग द रिडेम्पशन, जैसे नई यूनिट्स होने पे इशू होने पे पैसा आता है, वैसे ही यूनिट्स रीपरचेस रिडेम्पशन होने पे पैसा जाता है। ओके, आई एम श्योर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा व्हाट इज क्लोजिंग वैल्यू एंड हाउ इज द क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेटेड, क्लोजिंग कैश वैल्यू। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज एनएवी। जो हमने क्लोजिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट किया वो अब यहाँ पे काम आएगा। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एट मार्केट वैल्यू। जो जो भी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है इन सिक्योरिटीज, इन से बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा, उन सब की मार्केट वैल्यू पे उन्हें वैल्यू किया जाएगा। ये रहेगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगी वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, ऐड करेंगे उसमें इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ओके, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड विच इज अक्रूड इंटरेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो भी क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखे जाएंगे, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वही, एग्जैक्टली वही, प्लस जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जो डिविडेंड अक्रू हो गया है बट मुझे मिला नहीं है, दैट वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन नेट असेट वैल्यू। सी, जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट हमें मिल चुका है वो ऑलरेडी हमारे कैश और बैंक में क्रेडिट हो गया होगा, तो वो पार्ट बन जाता है इस क्लोजिंग कैश वैल्यू का। लेकिन जो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड, क्योंकि हमारे वो अक्रूड असेट्स वो हमें मिलने वाले हैं, इसीलिए वो हमारे नेट असेट वैल्यू का एक पार्ट बनते हैं, इसीलिए हम उसे यहाँ कंसिडर करते हैं, कैश वैल्यू, क्लोजिंग कैश वैल्यू में कंसिडर नहीं करते हैं। ये लॉजिक है इसके पीछे। ओके, तो इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट रिसीव्ड विच इज अक्रूड डिविडेंड। नेक्स्ट, अक्रूड एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस जो पेबल है, विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, दैट इज अक्रूड एक्सपेंसेस, पेबल एक्सपेंसेस। ओके, और नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड। जो भी म्यूचुअल फंड है अगर उसने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है बट पे नहीं किया है वो भी यहाँ से डिडक्ट किया जाएगा, बिकॉज इन नियर फ्यूचर हमें वो पे करना ही है, इसलिए वो हमारे नेट असेट से माइनस किया जाता है। तो ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद हमें टोटल नेट असेट्स ऑफ द फंड मिलते हैं। ओके, अगेन एक बार और बताता हूँ बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, जो भी हमने की है इन्वेस्टमेंट्स वो सारी मार्केट वैल्यू पे ली जाएगी, प्लस किया जाएगा इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड विच इज अक्रूड इंटरेस्ट, प्लस किया जाएगा क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो, प्लस किया जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट येट रिसीव्ड विच इज अक्रूड डिविडेंड। देन एक्सपेंसेस में सबसे पहले अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे जो ड्यू है बट नॉट पेड विच आर पेएबल इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट, जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है बट हमने पे नहीं किया, दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, वो भी माइनस किया जाएगा। ये आ गए हमारे टोटल नेट असेट्स ऑफ द फंड। अब कैलकुलेट करेंगे हम नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? टोटल नेट असेट्स ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड एज ऑन डेट। अब जिस भी डेट पे एनएवी कैलकुलेट कर रहे हो उस दिन कितने म्यूचुअल फंड यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है उतने आपको इंक्लूड करने हैं यहाँ पे। ओके, सिंपल, गॉट इट, समझ में आया? ये था टोटल नेट असेट्स, ये था एनएवी पर यूनिट।
ये थे दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, विच इज क्लोजिंग कैश वैल्यू एंड नेट असेट्स वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट विच इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ओके, धीरे धीरे करके समझते हैं व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब मैं आपको अगर अभी बता दूं, थोड़ा सा टच कर दूं, तो जो यूनिट्स आ रहे हैं और जो यूनिट्स जा रहे हैं उन दोनों को एक प्रॉपर उस सरफेस पे लाना, ताकि सभी जो यूनिट होल्डर्स है वो इक्वल लेवल पे रहे, इज नोन एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट अपन कुछ चीज देखते हैं, इशू प्राइस देखते हैं कि व्हाट वुड बी द इशू प्राइस ऑफ अ म्यूचुअल फंड। इशू प्राइस वुड बी ओपनिंग एनएवी, जो भी ओपनिंग एनएवी रहेगी, प्लस एंट्री लोड। अब सर एंट्री लोड क्या होता है? तो बहुत पहले म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड अब तो एबॉलिश हो गया। एंट्री लोड बहुत पहले हुआ करता था, विच इज जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज लाइक अ कमीशन और ब्रोकरेज ब्रोकरेज काइंड ऑफ, कि आपके ओपनिंग एनएवी ये समझो 100 रुपए, तो आपको 2% उसका, या 2% या 3% जो भी, आपको एक एंट्री लोड देना पड़ता था, जस्ट लाइक अ ब्रोकरेज। ओके, सो मैं 2% पकड़ता हूँ तो 102 रुपए में मुझे 102 रुपए देने पड़ते थे फॉर दैट 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, तो ये था एंट्री लोड जो बहुत पहले होता था। अब एंट्री लोड जो है वो एबॉलिश हो चुका है। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, इसलिए एंट्री लोड को अब एबॉलिश कर दिया गया। ओके, प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो हम बस 5 मिनट में देखेंगे। ओके, 5 मिनट तक आप थोड़ा धैर्य रखना। ओके, तो ये रहेगा इशू प्राइस। सेकेंड इज रिडेम्पशन वैल्यू। ओके, अब रिडेम्पशन वैल्यू में क्या है? ओपनिंग एनएवी। रिडेम्पशन वैल्यू मतलब रीपरचेज प्राइस। इशू प्राइस पे लोग न्यू यूनिट्स खरीदते हैं, रिडेम्पशन प्राइस पे लोग जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है वो बेचते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो ओपनिंग एनएवी माइनस एग्जिट लोड। ओके, अब सर ये एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड आज भी म्यूचुअल फंड्स में होता है, और मैं बताता हूँ ये एबॉलिश क्यों नहीं हुआ और ये होता क्या है। एग्जिट लोड इज कि जब आप म्यूचुअल फंड से जाते हैं तो आपको कुछ एक सर्टन फीस, एक सर्टन परसेंटेज देना पड़ता है ऑफ दैट पर यूनिट वैल्यू फॉर अगेन ऑफ ऑल दोज एक्सपेंसेस। और जो मेजर चीज होती है व्हाई एग्जिट लोड इज देयर, इस लोग क्या करते हैं कि उन्हें आज उन्होंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और कल उनको 2 या 5% का गेन दिखा अगर एक ही दिन में, तो उसे बेच देते हैं। अब जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस रहते हैं उनके इतना सारा उनका मैन पावर लगा हुआ रहता है, इतना उनका कैपिटल एसेट सब लगा हुआ रहता है, और रोज रोज ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो उनके लिए हैंडल करना एक चार्ज लेके आता है, एक एक्सपेंस लेके आता है। ओके, हमारे लिए क्या है, हम जस्ट अपना फोन लेके बैठे हैं, मैंने जस्ट एक राइट स्वाइप किया एंड आई हैव जस्ट बाइड और सेल द म्यूचुअल फंड्स। ओके, बट उनके लिए वैसा नहीं रहता है। सो they have to incur expense and they have to take from someone that expense is known as the exit load। इसीलिए एग्जिट लोड आज भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। ओके, अब सर यहाँ तो इशू प्राइस में ही एंट्री लोड ऐड हुआ था, तो उस हिसाब से यहाँ तो ओपनिंग एनएवी में एग्जिट लोड भी ऐड होना चाहिए। तो अब चीजों को ऐसे मत याद रखो। ओके, आप चीजों को ऐसे याद रखो, लॉजिक से याद रखो। समझो मैं म्यूचुअल फंड हाउस हूँ, आप म्यूचुअल फंड हाउस हो ऐसा सोच के देखो। ओके, मुझे 100 रुपए एक म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, एक म्यूचुअल फंड यूनिट की वैल्यू है 100 रुपए। ओके, अब मुझे एंट्री लोड है। एंट्री लोड मतलब मेरे जो एक्सपेंसेस और ब्रोकरेज है। अब मैं म्यूचुअल फंड हाउस हूँ, तो मैं जो ब्रोकरेज और कमीशन है वो तो लूंगा ना सामने वाले से, क्योंकि वो सारे मेरे एक्सपेंसेस है, जो मेरी थोड़ी सी इनकम है वो है। तो इसीलिए वो मैं प्लस करूंगा, क्योंकि मेरे को ये टोटल अमाउंट जो है वो मेरे को सामने वाले से लेना है। समझा? ओके, 100 रुपए यूनिट के और 2 रुपए मेरे कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा के। गॉट इट? अब जब मैं यूनिट्स रिडीम करता हूँ, ओके, समझो 100 रुपए का एक म्यूचुअल फंड यूनिट है,
अब जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जिट लोड क्या होता है, वो एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए होता है। तो एक्सपेंस कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो म्यूचुअल फंड हाउस हूँ ना, तो मैं ही एक्सपेंस कर रहा हूँ। तो अगर मैं 100 रुपए का क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम कर रहा हूँ, रीपर्चेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो जो मेरे एक्सपेंसेस होंगे, ओके, 2 रुपए या 3 रुपए जो भी होंगे, वो मैं उतने रुपए काट के इन्वेस्टर को वापस दूंगा कि भाई ये जो 2 रुपए है ये मेरे एक्सपेंसेस चार्जिंग फीस है। ओके, गॉट इट। अब आप लॉजिक गए ना, तो आप प्लस माइनस नहीं सोचते, आप फिर दिमाग चलता है आपका कि इशू प्राइस मतलब पैसा लेना ही है मेरे को, क्योंकि खर्चे मैं कर रहा हूँ, और रिडेम्पशन प्राइस में भी खर्चे मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन पैसा देना है, खर्चे मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नेट पैसा दूंगा। ये था दोनों के बीच का लॉजिक। पर एग्जिट लोड 1 या 2 साल के बाद नहीं लगता है। एग्जिट लोड होता है सिर्फ मैक्सिमम 1 या 2 साल तक कोई भी म्यूचुअल फंड में। उसके बाद आप भले ही बेचिए, आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एग्जिट लोड बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स को एक लाइक ट्रेडिंग समझ ली है। ओके, गवर्नमेंट को ये चीज पे सेबी को रोक लगानी थी, इसलिए उन्होंने एग्जिट लोड को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो इन डेप्थ में हमने समझा इशू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू को। ओके, अब इन दोनों में डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड होता है। अब हम सीखेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या होता है। सी, जब जब एक कंपनी, ओके, जब जब एक कंपनी न्यू यूनिट्स इशू करती है, या जब जब एक कंपनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स को रिडीम करती है, एक कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। तो सर ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन होता क्या है और इसकी नीड क्या है, सब बताता हूँ मैं आपको। ओके, जस्ट धैर्य रखना, पूरी चीजें बताऊंगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन की नीड इसीलिए है बिकॉज, ये एग्जांपल से समझते हैं। ओके, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स थे हमारे म्यूचुअल फंड्स के, एक सेकंड, 100 यूनिट्स थे हमारे म्यूचुअल फंड से, एक यूनिट की वैल्यू थी 70 रुपए, तो मेरे टोटल इसकी वैल्यू हो गई 7,000 रुपए। ओके, 100 यूनिट है, समझते हैं 100 यूनिट होल्डर है, पर यूनिट एक होल्डर। तो अब क्या होगा कि अगर कंपनी जो सॉरी म्यूचुअल फंड हाउस है, वो म्यूचुअल फंड इशू करती है, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स टू 10 न्यू होल्डर्स, तो अगर मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन को हटा दूं, ओके, तो इक्वेशन देखना कैसे बनती है। तो मैंने नए यूनिट्स दिए, ओके, जो भी इनकी ओपनिंग एनएवी वगैरह पे दिए वो दिए, तो 110 रुपए होगा ये, और से ओपनिंग जो एनएवी है इनकी वो होगी 8 रुपए। ओके, तो 10 × 8 हो गया 80, और ये 7080। अब सर मुझे एक बात बताओ, अब जो ये मेरा 7080 है, ये कितने होल्डर्स में बटेगा? 110 होल्डर्स में, हाँ है ना, 100 पहले के 10 अभी के। अब क्योंकि मेरा ये जो पैसा है पूरा, ये मेरा 110 होल्डर्स में बटेगा, तो ये जो मेरा एग्जिस्टिंग पैसा था 7,000 रुपए, ये मेरे वो होल्डर्स हैं जिन्होंने काफी टाइम से मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है। क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, तो उन्हें डिविडेंड भी मिला होगा, इंटरेस्ट भी मिला होगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है, पर यूनिट वैल्यू, टोटल वैल्यू, इसमें वो डिविडेंड और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। गॉट इट? यहां तक समझ में है? अब सर आप एक बात बताओ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप छोटे बच्चे थे, पार्टी करते होंगे, सब बच्चे मिलके कुछ पार्टी करते हैं। तो अगर आप समझो कि आप लेके जा रहे हो अपने घर से बढ़िया पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी, ओके, तो लच्छा प्याज, एक नंबर प्रॉपर मील लेके जा रहे हो, और वहीं सामने एक बच्चा अपने घर से लेके आता है सिर्फ सूखी रोटी, प्लेन फुल्का रोटी और दाल। अब सर अगर आप दो लोग मिलके खा रहे हो, तो क्या होगा कि आपका जो अच्छा सब्जी है, अच्छी रोटी है, वो भी मिक्स होगी और उसकी भी आएगी। सो वुडंट दैट बी फेयर? क्या वो फेयर होगा कि आप इतना अच्छा अच्छा आपका ऑलरेडी है,
बस उसके जो सब्जियां है, उसकी जो रोटी है, वो आने से आपका जो अच्छा है वो भी डाइल्यूट हो गया। ओके, एग्जैक्टली इसी केस में होता है। क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उन लोग ने अपना टाइम दिया है, अपने पैसे लगाए हैं इस म्यूचुअल फंड्स में, तो ये जो नए लोग हैं ये आके सिर्फ एनएवी जितना अमाउंट देके उस पूरे पुराने पैसे में, जिसमें डिविडेंड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, उसमें भी अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो पहले वाले बोलेंगे भाई हम पागल है क्या, हम सी है क्या, हम सी है क्या जो इंट्रोड्यूस इतना पैसा फंसा के रखे और नया वाला आके भी उसमें हिस्सा ले ले रहा है। तो ये इस चीज की फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या बोलता है कि ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं इनको भी पुराने वालों के लेवल पे लाना पड़ेगा, इसीलिए हम पर यूनिट एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सो इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल वो 2 रुपए था पर पर यूनिट। सो ये हो गया 10, 8 + 2 10, यहाँ पे ये हो गया 100 एंड ये हो गया 7100। अब अब आप देखेंगे तो अब ये इक्वल होता है कि भाई ये जो 10 नए यूनिट होल्डर्स है इन्होंने जो पुराने डिविडेंड है, जो पुराना हमारा पैसा पड़ा हुआ था जिसपे हमने एक्स्ट्रा इनकम कमाई थी, उस लेवल का इन्होंने इनपुट या अपना जो पैसा है, इशू प्राइस है, उसमें ला लिया है। अब क्योंकि इन्होंने उस लेवल का इशू प्राइस ला लिया है तो अब ये हकदार हो सकते हैं इस पूरे 7100। गॉट इट। अगर आपको अभी थोड़ा भी समझ में आया ना तो थोड़ा बस इसको होल्ड रखना, हम आगे एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। ओके, अब रिडेम्पशन वैल्यू या रिपर्चेज वैल्यू के टाइम पे सेम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, से कंपनी ने अभी जुलाई मंथ चालू है तो जून एंड तक कंपनी के पास थे 100 यूनिट्स, एक यूनिट की वैल्यू 90, टोटल 9000। अब कंपनी ने जो डिविडेंड वगैरह है वो सब एक्यूमुलेटेड है, इसमें सब इंक्लूडेड है इसमें। ओके, अब जो बंदा रीपर्चेज या रिडीम कर रहा है अपने यूनिट्स को, वो क्या करेगा, वो इस यूनिट से, इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट मारेगा। ओके, अब वो जो एग्जिट मारेगा हम उसे क्या देंगे, ओपनिंग एनएवी, और उसका एग्जिट लोड जो भी होगा वो माइनस करके हम उसे एक अमाउंट दे देंगे। ये हो गया 80 रुपये। ओके, तो मेरे पास 90 बचे और यहाँ पे कितने बचे, 8920। ओके, अब सर आप सोचो, आप एक म्यूचुअल फंड रिडीमर हो। ओके, आप सोचो आपके साथ कितना गलत हो रहा है। आपने इतने सालों तक अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में बनाए रखा, अब जो आपने पैसा बनाए रखा है उस पे आपने डिविडेंड कमाया, आपने इंटरेस्ट कमाया। ओके, तो मुझे वो तो मिला ही नहीं, मुझे तो सिर्फ जो एनएवी में जो मेरा एप्रिसिएशन हुआ वो मिला। मेरा जो डिविडेंड में हिस्सा है, मेरा जो सारी चीजों में हिस्सा है, वो तो मुझे मिला ही नहीं। अब क्योंकि मुझे वो हिस्सा भी चाहिए जो मेरे इतने टाइम तक म्यूचुअल फंड से जुड़े रहने का एक रिजल्टेंट मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था, वो इंक्लूड होगा इस चीज में। ओके, जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो 2 रुपए फॉर एग्जाम्पल हम उसका पकड़ते हैं, तो 100 माइनस दैट गिव्स 8900। अब तो ये इम्पैक्ट देने के बाद अब जो लोग अपने यूनिट्स बेच के जा रहे होंगे उनके दिल को थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी कि हाश, हमारा जो डिविडेंड में हिस्सा था उसका इक्वलिंग हमें अमाउंट मिल गया। तो अब तुम जानो, तुम्हारा म्यूचुअल फंड जाने, हमें तो हमारे पैसे मिल गए हैं, बस हम खुश हो गए। तो ये था दोनों ही केस में डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ओके, अब समझते हैं आगे इन डिटेल में कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। ओके, ये है डिविडेंड इक्वलाइजेशन का पूरा टेबल। ओके,
अब इससे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जांपल के बाद में इसको यहाँ पे आता हूँ। एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल है, ओके। ऑन 1st of April, an open-ended mutual funds had 300 lakh units outstanding with a NAV of 18.75 per unit. Okay. At the end of April, it issued 6 lakh new units at opening NAV plus 2% of entry load. Okay. Entry load अब समझ में आ गया क्या करना है, जो भी हमारा इशू प्राइस होगा उसमें 2% जोड़ देना है, वो हमारी एंट्री लोड हो गई। Adjusted for dividend equalization. At the end of May, 3 lakh units were repurchased at opening NAV less 2% exit load, adjusted for dividend equalization. Got it? At the end of June, 70% of the income, 70% of its available income was distributed. जो भी इनकम थी, सॉरी, अब आपको दिख रहा है क्लियरली? तो जो भी 70% ऑफ द इनकम थी तब, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक बार वापस आप देख लीजिए, वो थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम रियली सॉरी। 1st of April एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम थी, 300 लाख यूनिट्स थे, 18.75 पर यूनिट का एनएवी था आउटस्टैंडिंग। अप्रैल में 6 लाख यूनिट इशू हुए विद 2% एडजस्टेड एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। At the end of May, 3 lakh units were repurchased at opening NAV less 2% of the exit load. At the end of June, 70% was the income available for distributed. और डेटा दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल टू जून। पोर्टफोलियो जो एप्रिसिएशन हुआ है वो है 425। ओके, ये हमारे लास्ट एनएवी के कैलकुलेशन में काम आएगा। इनकम ऑफ अप्रैल, इनकम ऑफ मई, इनकम ऑफ जून, तीनों महीने की इनकम दे दी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम अवेलेबल आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ओके, ये जो है लास्ट वाला, तो उसके लिए ना एक टेबल है। ओके, अब वो टेबल ऐसा है, हम एक एक करके कैलकुलेट करते जाएंगे। सो इनकम फ्रॉम अप्रैल जो है वो कितना था? वो जो दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में, 300 लाख यूनिट्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो 300 लाख यूनिट्स जो थे, अब इनकम जो थी अप्रैल की वो कितनी थी? 22 लाख, कितने लैक्स है ना, 22,95,000। ओके, तो जो ये 22.95 लैक्स है उसे हम डिवाइड करेंगे बाय दीज 300 यूनिट्स, 300 लाख यूनिट्स। सो हमारा आएगा 0.0765। अब सर हमने ये क्यों किया, क्यों हमने इसको इससे डिवाइड किया? सी, जो भी हम इनकम कमा रहे हैं या जो भी हमारे म्यूचुअल फंड की इनकम हो रही है उसे इस टेबल में फिट करने के लिए हमें यूनिट्स, पर यूनिट और टोटल, इन तीनों में हमें उसे फिट करना है। ओके, सो जब भी हम टोटल इनकम को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं हमें पर यूनिट ऑफ इनकम मिलती है, जो कि आगे के जो कैलकुलेशंस हैं, आगे के जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर न्यू यूनिट्स के एडिशन है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो 300 lakh units, 22,95,000 is what my income was from April, तो पर यूनिट आ गया 0.0765। ओके, अब क्या हुआ? इन अप्रैल 6 लाख यूनिट्स वर इशूड। ओके, अप्रैल में 6 लाख यूनिट्स इशू हुए, तो 6 लाख हमने इशू किए। अब क्योंकि सिर्फ हम इसमें ओपनिंग एनएवी का इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, हमें जो भी पुराना डिविडेंड था या जो भी पुराने ऑलरेडी होल्डर्स के, पुराने जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स थे उनकी भी इनकम के साथ इनको इक्वलाइज करना था, इसीलिए हम इनसे पर यूनिट उतना ही पैसा लेंगे जितना जस्ट पहले हमने पर यूनिट के लिए था। ओके, तो 6 लैक्स इनटू जो पर यूनिट है ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज 0.0765, वो हम उनसे लेंगे
विच वुड काउंट एज 0.4590। तो अब जो ये टोटल जो नए यूनिट्स आए हैं अब वो इक्वल हो चुके हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट्स। ओके, बिकॉज हमने उनसे पर यूनिट जितना उनका बनता है विथ रिस्पेक्ट विथ इक्वलाइजिंग द एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स उतना पैसा हमने बुला लिया। गॉट इट? सो 306 lakh units, 0.0765 per unit, total is 23.4090। अब इनकम फ्रॉम मे आई। ओके, अब ये जो इनकम है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो पूरी इनकम फ्रॉम मे थी उसे जितने एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग यूनिट से पूरी इनकम को, सो एज टू गेट द पर यूनिट इन रुपीज, पर यूनिट ऑफ माई इनकम रिसीव्ड ऑफ म्यूचुअल फंड हियर, क्योंकि यही आगे कैलकुलेशन में काम आएगी ऑफ द डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो हमने पर यूनिट कैलकुलेट की, यहाँ पे लिख ली। तो हर यूनिट की इतनी इतनी वैल्यू और टोटल वैल्यू 57.8340। अब नेक्स्ट होता है एट द एंड ऑफ मे। ओके, मे की इतनी इनकम थी 31.425, हमने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे 34.425। नेक्स्ट मे के एंड में 3 लाख यूनिट्स वर रीपरचेज्ड। ओके, अब जब भी रीपरचेज होगा तब भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन होगा। ओके, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या होगा? 3 लाख यूनिट्स डिविडेंड इक्वलाइज हो रहे हैं। अब जो एग्जिस्टिंग 3 लाख यूनिट्स जो हैं वो रिडीम हो रहे हैं। अब जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई हमें हमारा जो पुराने इनकम में हिस्सा है वो भी चाहिए। तो हम अब सीधा सीधा क्या करेंगे, ये जो 3 लाख थे इनको इनटू जो करंट लेटेस्ट पर यूनिट वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा हम वो टोटल हमारे अमाउंट से माइनस कर देंगे। इसी तरह से उनका भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन उन्हें पे किया जाएगा। ओके, तो 306 माइनस 3, हमारे पास 303 लाख यूनिट्स बचे। पर यूनिट इतना था, टोटल इतना था। नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम फ्रॉम द जून मंथ, इनकम आई हमें 45.4500। पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 303 किया होगा, which would be giving us 0.1500 in the addition of per unit of our funds। ओके, हमने कैलकुलेट किया तो टोटल आया 303 लाख यूनिट्स का, पर यूनिट वैल्यू 0.3390 एंड टोटल वैल्यू इज 102.7170। ओके, अब जो भी था यहाँ तक बचा हुआ हमारा इनकम वो था 102.7170। अब हमने 70% ऑफ जो उसका था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड। तो सिंपली 70% जो था इतना पैसा पर यूनिट अगर हम देखा जाए तो हमने पर यूनिट हर यूनिट होल्डर को 0.2373 दिया। तो अब 303 यूनिट होल्डर्स जो थे हमारे उनका जो बचा हुआ पैसा पर यूनिट इतना, टोटल इतना। गॉट इट? टोटल आएगा दिस इनटू दिस। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो ये रहेगी हमारी डिविडेंड इक्वलाइजेशन टेबल। ओके, पहले आगे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर ये जो टेबल ऊपर मैंने बनाई थी वो आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ। अब पहला तो कैलकुलेट हो गया इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, वो कितनी है 30.8151। नेक्स्ट इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। अब इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट किया था वो भी हमने सीखा ऊपर। इशू प्राइस क्या होगा, जो भी ओपनिंग एनएवी थी 18.750 18.750 प्लस एंट्री लोड 2% का 0.375 प्लस पर यूनिट जो हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन दिया वो भी याद करना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एक आपने चूक की, मतलब भसक गया। तो ये होगा मेरा इशू प्राइस। अब थर्ड इज व्हाट इज द रीपर्चेस प्राइस एट द एंड ऑफ मे। रीपर्चेस प्राइस क्या होगा, जो भी मेरी ओपनिंग एनएवी थी माइनस एग्जिट लोड जो मैं
काट के पैसे दूंगा 0.375 प्लस जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन हमें देना पड़ेगा एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो था 0.1890। ओके, वो भी ऐड कर दिया हमने, तो आ गया 18.5640। अब लास्ट चीज क्या कैलकुलेट करनी है, एनएवी एज ऑन 30th of June, मतलब क्लोजिंग एनएवी। तो ओपनिंग एनएवी थी हमारी 18.75 इंटू 300, ओके, 5625 लैक्स। पोर्टफोलियो का एप्रिसिएशन जो होता है, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन भी बोलते हैं, होता है 425.4700। फ्रेश इशू किए हमने 6 इंटू 19.2015, 6 लाख हमने जो न्यू यूनिट्स इशू किए थे इशू प्राइस पे, ये वो है। इसके कारण भी हमारा जो फंड है वो बढ़ गया। इनकम जो 3 महीने की हमें रिसीव हुई, मई जून, अप्रैल मई जून तीनों की लिख ली, टोटल आया 6268.504। अब लेस क्या करेंगे, जो भी हमने यूनिट्स रिपर्चेस किए, जितने यूनिट्स रिपर्चेस किए इनटू जो रिपर्चेस प्राइस था वो, नेक्स्ट जो हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की दैट 70%, दैट 71.9019, वो इससे हम हाई हमारी क्लोजिंग वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट, जो हमारे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यूनिट्स थे वो है 303 लैक्स। 300 ऑलरेडी थे, 6 हमने नए इशू किए और 3 को रिडीम किया, विच गिव्स अस 303 लाख रुपीज। ओके, तो क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट आई हमारी A divided by B, which is closing NAV divided by number of units, is 20.2670 per unit. ये था कैलकुलेशन ऑफ, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है, लेकिन आप खुद से इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, आप भी एक दो गलती करोगे, लेकिन वो गलती प्रैक्टिस में हुई तो चलता है, पेपर में नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, इतना सिंपली जो मैंने आपको करवाया ना, एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना, आराम आराम से करते जाना, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मेट जो टेबल से सॉल्व किया, उस टेबल को देखते हैं ताकि आप हर क्वेश्चन के लिए उस टेबल को यूज कर पाए। फर्स्ट, इनकम अर्नड फॉर द फर्स्ट मंथ से ये टेबल चालू होगी, जैसे इस केस में अप्रैल से चालू हो रही थी। तो टोटल इनकम जितनी अर्न हुई वो तो गिवन रहेगी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आउटस्टैंडिंग है वो तो फिक्स ही रहेंगे फर्स्ट मंथ के लिए। तो पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, विच इज सी डिवाइडेड बाय ए। ओके, अब से डिविडेंड इक्वलाइजेशन आया और हमें न्यू यूनिट्स इशू करने हैं। जब भी हम न्यू यूनिट्स इशू करेंगे तो हम जो नए यूनिट होल्डर्स है उनसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन लेंगे। कितना लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी हम इशू करेंगे इनटू जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट की थी पर यूनिट वैल्यू, उतना। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा। तो इतना हम, हमारी जो पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का आफ्टर द इशू ऑफ न्यू यूनिट्स। ओके, देन सेकेंड मंथ की इनकम आएगी, इनकम गिवन रहेगी, टोटल यूनिट्स हमारे पास है, तो अगेन सी डिवाइडेड बाय ए से हम सेकेंड मंथ के भी पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड पे अराइव हो जाएंगे। देन अगेन ये टोटल पर यूनिट कैलकुलेट करना है, सी डिवाइडेड बाय ए। ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड ऑन repurchase ऑफ यूनिट्स। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स रिपर्चेस्ड। अब जो भी जस्ट इससे पहले वाला पर यूनिट वैल्यू होगा म्यूचुअल फंड का, हम उससे उतना डिविडेंड इक्वलाइजेशन इनको दे के इनका हिसाब भी हम नक्की करेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स एज इन आफ्टर द सेकेंड मंथ, ए इंटू बी, टोटल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। अब इनकम फॉर द थर्ड मंथ, अगेन सेम, इनकम गिवन रहेगी, टोटल यूनिट्स गिवन है, सो what would be my per unit value is C divided by A. Got it? टोटल पर यूनिट चाहिए तो C डिवाइडेड बाय A। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्रॉम द इनकम, जितनी भी डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो टोटल में हमें गिवन रहेगी क्वेश्चन में, पर यूनिट चाहिए तो जितने यूनिट्स बचे हैं C डिवाइडेड बाय A। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
आप अभी चाहे तो इसका फ़ोटो ले सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे डाल दूँगा फॉर फ्यूचर आपके पर्पज़ के लिए। सो बहुत ही सिंपल तरीके से इस टेबल से हम डिविडेंड इक्वलाइज़ेशन को आराम से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको 100 ऑन 100 मार्क्स, मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उतने पूरे मार्क्स देगी बिकॉज़ दिस टेबल इज़ एज़ पर द आईसीएआई। ओके? तो नो इश्यूज़, आप 100% ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ओके? नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान? तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान्स पे। ओके, कि म्यूचुअल फंड किस किस टाइप का प्लान ऑफर करते हैं टू देयर इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहला टाइप है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है वो क्या कहता है, द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्स द डिविडेंड but instead of paying the dividend, the same is reinvested by, just a second, the same is reinvested by buying the additional units of the mutual funds. डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कि नाम से ही बताता है कि डिविडेंड डिक्लेयर जरूर होता है, बट जो भी डिविडेंड का अमाउंट होता है वो उस डेट की करंट एनएवी पे वापस रीइन्वेस्ट हो जाता है इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, इस केस में इन्वेस्टर को ये फायदा होता है कि उसे विदाउट स्पेंडिंग एनी एडिशनल मनी उसके जो यूनिट्स है म्यूचुअल फंड्स के वो बढ़ जाते हैं। इन टर्न उसकी जो म्यूचुअल फंड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज बोनस प्लान। Herein the fund issues additional units to its unit holders instead of paying the dividend. बोनस यूनिट्स इशू किए जाते हैं इस प्लान में इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी डिविडेंड। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्लान। Herein no dividend or bonus is issued. All the profits are reinvested back in mutual fund resulting in increased NPV. Okay, हमारे जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और बोनस, इन दोनों का ही प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में काम आएगा। तो आइए उन दोनों को अपन इन डिटेल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, एग्जांपल, अ म्यूचुअल फंड कंपनी इंट्रोड्यूसेस टू स्कीम्स, डिविडेंड प्लान डी एंड बोनस प्लान बी। द फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट इज 10। On 1/4/2005, Mr. K invested 2 lakh in each of the plan B and D when NAV was 38.20 and 35.60. Both the plans matured on 31/3/2010, मतलब 5 साल का इनका टोटल पीरियड था। अब पूरे पीरियड में जितना भी डिविडेंड, जितना भी बोनस, जो भी एनएवी थी वो सारी यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी डिटेल्स है अबाउट डिविडेंड, बोनस और उनके जो भी रिस्पेक्टिव एनएवी है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। कैलकुलेट इफेक्टिव यील्ड पर एनम। इफेक्टिव यील्ड मतलब सिंपली एनुअल रिटर्न। ओके, इसको भी हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। सो इफेक्टिव यील्ड पर एनम ऑफ बोथ द प्लान्स फॉर प्लान, फर्स्ट प्लान, प्लान डी, विच इज डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, फर्स्ट, जब 2 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए होंगे मिस्टर के ने, तो 2 लाख रुपए उसने 38.20 एनएवी पे इन्वेस्ट किए होंगे। हेंस तो यूनिट हेल्ड वुड बी 5235.60। ओके, 1/4/2005। गॉट इट। अब पहला डिविडेंड जो मिलता है वो मिलता है 30/9/2005 को। जस्ट अ सेकेंड, पहला डिविडेंड मिलता है 30/9/2005, 10%। ओके, 10% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू, मतलब 1 रुपीज पर यूनिट। सो डिविडेंड इज 10%, अमाउंट इज 5235.60। अब ये जो अमाउंट है, ओके, ये अमाउंट मुझे डिविडेंड की तरह पे नहीं होगी, ये अमाउंट मेरी वापस इन्वेस्ट हो जाएगी मेरे म्यूचुअल फंड्स में एट दैट डेट ऑफ एनएवी, उस दिन जो एनएवी होगी उस एनएवी पे।
तो 5235 डिवाइडेड बाय 39 उस 39.10 उस दिन की NAV is equal to what are the new units 133.90. इतने नए यूनिट्स मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएंगे which would result in 5369.50. Got it? अब नेक्स्ट डिविडेंड मिलता है हमें 31/3/2007 को 15% का डिविडेंड। तो 31/3/2007 को हमें 15% का डिविडेंड मिला विच इज 5369.50। ओके, 15% का डिविडेंड था मतलब 1.5 पर यूनिट एंड 5369 इंटू 1.5 पर यूनिट इज 8054.25। इतना टोटल हमें डिविडेंड अमाउंट मिला। अब 31/3/2007 को जो री इन्वेस्टमेंट रेट था उस री इन्वेस्टमेंट रेट पे उस री इन्वेस्टमेंट रेट पे ये वापस री इन्वेस्ट हो गए जो कि 182.22 नए यूनिट्स बने। सो टोटल यूनिट्स थे 5551.72। ये थे मेरे टोटल यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट एक सेकेंड 5551.72। तो नेक्स्ट हमें डिविडेंड मिलता है 15/9/2008 को, 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को हमारे यूनिट्स थे 5551.72। 13% का डिविडेंड था विच इज 1.3 पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स रिजल्टिंग 7217.24 रुपीस का डिविडेंड। उसे हमने उस दिन के NAV विच इज 45.05 के हिसाब से वापस री इन्वेस्ट कर दिया। सो न्यू यूनिट्स हमें मिले 160.20। ओके, टोटल यूनिट्स मेरे रहे 5711.92। ओके, लास्ट हमें डिविडेंड मिला 27 मार्च 2009 को विच इज 16%। 27 मार्च 2009 5711.92 जो था हमारा यूनिट्स हेल्ड एट दैट टाइम। 16% ऑफ डिविडेंड मीन्स 1.6%। ओके, सो 5711.92 1.6 per share. Total dividend amounts to 9139.07। उस दिन के NAV पे हम री इन्वेस्ट कर देंगे विच इज 44.80। 204 नए यूनिट्स हमें मिलेंगे उस दिन के NAV के हिसाब से एंड टोटल यूनिट्स जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे 5915.92। ओके, ये थे मेरे टोटल यूनिट्स। अब 31/3/2010 की मैच्योरिटी है। ओके, मैच्योरिटी में मेरे पास यूनिट्स कितने हैं 5915.92। मैच्योरिटी पे मेरी लास्ट NAV वैल्यू कितनी है 40.40। सो 40.40 इंटू जो भी मेरे पास जितने यूनिट्स बचे थे एट लास्ट मोमेंट विच इज 2,39,003। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दी तो हमें टोटल गेन मिला 39,003। अब ये जो 39,003 का गेन है ये एक साल का नहीं है, ये 5 साल का है। 5 साल जो मेरी डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ NAV में वगैरह। तो ये 39,000 मैंने 2 लाख रुपए पे कमाया फॉर 5 साल में। ओके, तो मेरा एक साल का कितना हुआ ये इफेक्टिव यील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। सो 39,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 which gives 3.90% annual return on dividend reinvestment plan। इससे ज़्यादा तो क्या बोलते हैं हमारे सेविंग बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा दे देती है सच। नेक्स्ट इज प्लान बी। प्लान बी इज द बोनस इशू। ओके, अगेन फर्स्ट जो भी डेट है कौन सी डेट थी, हाँ 1/4/2005। 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे 35.60 उस दिन की NAV। टोटल यूनिट्स बनते हैं 5617.98। 35.60 की NAV पर। नेक्स्ट
बोनस इशू पहला होता है 30 जून 2006 को 1:5 का, 1 बोनस शेयर फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। ओके, सो 30/6 को बोनस मिला 1 शेयर फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। So total units would be 1123.60 at an NAV of 36.25. ओके, अब अगला जो बोनस इशू होता है वो होता है 30 अक्टूबर 2008 1:8 का। तो उस दिन जितने भी शेयर्स थे विच इज 6741 फॉर एवरी 8 शेयर्स यू गेट 1 शेयर। ओके, जैसे पहले फॉर एवरी 5 शेयर्स यू गेट 1 शेयर, in the similar way for every 8 shares you get 1 share, which in turn you get 842.70। टोटल बनता है 7584.28 और उस दिन की एनएवी थी 38.30। लास्ट बोनस इशू होता है 1:10 का ऑन 11 अप्रैल 2009। ओके, 11 अप्रैल 2009 को बोनस इशू होता है 1:10 का। फॉर एवरी 10 शेयर्स यू वुड बी गेटिंग 1 सिंगल शेयर, which is 7584.28 divided by 10, we get 758.43। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास होते हैं वो 8342.71 और उस दिन की एनएवी होती है 38.90। अब अगेन 31/3/2010 को इसकी भी मैच्योरिटी आएगी। 31/3/2010 की जो एनएवी होती है वो है 39.70। ये है 39.70, कहाँ गई, हाँ 39.70। नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ यूनिट्स वो है 8342.71। ओके, इतने यूनिट्स इनटू पर यूनिट एनएवी which gives 3,31,205.59। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपए की थी वो माइनस की। टोटल गेन हमारा 5 सालों में था 1,31,205। ओके, अब इफेक्टिवली देखें तो 1,31,000 हम 2 लाख रुपए पे 5 सालों में कमाए हैं, लेकिन इफेक्टिवली हम अगर देखने जाए तो हमें 1 साल का चाहिए, एनुअल रिटर्न चाहिए। तो एनुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? 1,31,205 डिवाइडेड बाय 2 lakhs into 1 divided by 5 into 100, which is equal to 13.12% of effective annual return। बोनस प्लान ज्यादा अच्छा था यार, 13% ऑलमोस्ट रिटर्न मिल गया उसको पर एनम। गुड गुड। तो ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान्स में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान और बोनस प्लान। ओके, यहाँ तक हमारा मेजर म्यूचुअल फंड्स का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। ओके, हमने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बेसिक्स, क्लासिफिकेशन सब देख लिया। फिर हमने एनएवी, क्लोजिंग वैल्यू, देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन वो भी देख लिया। देन आगे जो था हमारा दिस डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान और बोनस प्लान वो भी हमने देख लिया। अब आते हैं लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर। ओके, सम लास्ट फ्यू मिनट्स, होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एचपीआर। ओके, होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है कि जितने टाइम के लिए मैंने म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होल्ड किए उतने टाइम का मेरा जो रिटर्न है दैट इज होल्डिंग पीरियड, दैट इज माय होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ओके, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इट मेजर्स द टोटल रिटर्न अर्न्ड बाय द इन्वेस्टर ऑन द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इट्स एंटायर होल्डिंग पीरियड। इफेक्टिव रिटर्न ऑन द अदर हैंड जो था इफेक्टिव यील्ड वो एनुअल था कि मैंने 1 साल में कितना कमाया। होल्डिंग पीरियड रिटर्न में मैंने पूरे मेरे इन्वेस्टमेंट टेन्योर में कितना कमाया, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल्स टू टोटल यील्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगिनिंग इनटू 100। अब सर टोटल यील्ड क्या होता है? टोटल यील्ड मतलब क्या? टोटल मैंने कितना पैसा कमाया, यील्ड मतलब रिटर्न्स। टोटल यील्ड इज इक्वल्स टू डिविडेंड्स जो भी मैंने कमाए होंगे, कैपिटल गेन्स जो भी मैंने कमाए होंगे, प्लस जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द स्टार्ट, जो कैपिटल एप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं वो भी कंसिडर किया जाएगा टोटल यील्ड में।
तो ये 3 चीज़ों को जब हम कंसिडर करेंगे, हमारी ये बनेगी टोटल यील्ड। टोटल यील्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग इनटू 100, हमें मिलेगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ओके। नेक्स्ट इज एनुअलाइज्ड रिटर्न, एनुअल रिटर्न और इफेक्टिव यील्ड पर एनम। इफेक्टिव यील्ड या एनुअल रिटर्न परसेंटेज पर एनम इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न into 365 or 12 divided by number of days or months the investment is held। सिंपली अगर मैं आपको भाषा में बोलूं तो होल्डिंग पीरियड के रिटर्न को हम डिवाइड कर देते हैं जितने भी टाइम हमने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया। ओके, सिंपली टू गेट एन एनुअल रिटर्न, नथिंग मच टू थिंक और डिस्कस अबाउट इन दिस। अब इसी फॉर्मूले से फर्दर हम पीरियड ऑफ होल्डिंग भी निकाल सकते हैं। ओके, पीरियड ऑफ होल्डिंग कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है डायरेक्टली कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। सो पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब कि कितने दिन या कितने मंथ्स मैंने उस इन्वेस्टमेंट को हेल्ड किया, विच इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइडेड बाय एनुअल रिटर्न इनटू 365 और 12, जितने भी टाइम के लिए मैंने होल्ड किया। ओके, याद रखना कई बार कोई क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एकदम सिंपल है, कुछ भी लॉजिक या एक्सप्लेनेशन की इसमें नीड नहीं। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशो। ओके, एक्सपेंस रेशो मतलब कि जितना भी मेरे कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स है उनका क्या रेशो है विथ रिस्पेक्ट टू माय एवरेज एनएवी। ओके, मतलब कि मेरे टोटल एवरेज एनएवी का ये जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कितना परसेंटेज है, दैट इज नोन एज माय एक्सपेंस रेशो। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा दैट एक्सपेंस रेशो इज इक्वल टू टोटल एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज एनएवी ऑफ द फंड इनटू 100। सिंपल, एक नंबर, समझ में आ गया। वेयर एवरेज एनएवी इज इक्वल्स टू ओपन एनएवी प्लस क्लोजिंग एनएवी डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज। गॉट इट। नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग एरर। ओके, इंस्टीट्यूट ने डाल के रखा है, कभी कई टाइम से आया नहीं है, ये बहुत पहले कभी आता था। ओके, सो ट्रैकिंग एरर मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स विथ रिस्पेक्ट टू इस बेंचमार्क इंडेक्स। आप सबको बचपन में वो शर्मा जी के बेटे से कंपेयर किया गया होगा कि बेटा देखो शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा है, बेटा देखो हमारे शर्मा जी का बेटा ऐसा है। हमारे यहाँ तो शर्मा जी के बेटे इतने अच्छे थे नहीं लेकिन जनरली बताता हूँ, लोगों को कंपेयर किया जाता है कि शर्मा जी का बेटा ऐसा, शर्मा जी का बेटा वैसा। ओके, उनके जैसा बनो, उनके जैसे काबिल बनो, बस वही है, वही यहाँ पे कंपैरिजन है। ठीक है, आप हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इंडेक्स फंड, आपका कंपैरिजन जिस शर्मा जी से होता है वो है बेंचमार्क इंडेक्स। ओके, हमारे महान शर्मा जी। ओके, अब इन दोनों के जो परफॉर्मेंसेस है इनको कंपेयर करना और जो भी डिफरेंसेस है उनको ट्रैक करना इज नोन एज ट्रैकिंग एरर। यार सिंपल है यार, याद आ गया। अब भी आप कभी नहीं बोलोगे, पता है ट्रैकिंग एरर। सो ट्रैकिंग एरर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एफ माइनस आर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। यहाँ पे एक और चीज आएगी, समेशन ऑफ आर एफ माइनस आर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अब सर आर एफ मतलब वो रिस्क फ्री रिटर्न होता है क्या? निकलो यार वो चैप्टर से बाहर, हो गया। एक चैप्टर जब क्लोज हो जाता है ना, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। ओके, आपके पूरे लाइफ में काम आएगी। जब जब कोई चैप्टर बंद हो जाता है ना, उस चैप्टर से आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन, मूव ऑन। ओके, जब जब नाम सुनते हो, जब जब कहीं जिक्र आता है तो मन में से फुदकता है मन, उसको बंद कर दो फुदकाना, नए नई जगह जाओ, नई चीजें एक्सप्लोर करो। जैसे यहाँ पे जो नया आरएफ है वो देखो क्या होता है। ओके, तो यहाँ जो आरएफ है दैट इज नोन एज रिटर्न ऑफ द फंड्स। रिटर्न ऑफ द फंड्स मतलब रिटर्न ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स। नेक्स्ट आरबी जो है वो रिटर्न है बेंचमार्क इंडेक्स का।
n is number of observation. ओके, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी 50 जो शर्मा जी के रिटर्न्स है वो है 1.5 माइनस 0.50 1 0.80 माइनस 1.20। ETF रिटर्न्स हमारे जो रिटर्न्स हैं दैट इज 1.47 माइनस 0.48 0.95 0.76 माइनस 1.15। दोनों के जो डिफरेंस है इज 0.03 माइनस 0.03 0.02 माइनस 0.05 माइनस 0.04 एंड 0.05। ट्रैकिंग एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? रूट ऑफ समेशन ऑफ सम मतलब टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ आर एफ माइनस आर एफ। सो माइनस 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.05 का स्क्वायर, ऐसे सबका स्क्वायर इनका टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशंस है -1 करेंगे। सो ट्रैकिंग एरर हमारा आएगा 4.44%। ठीक है, ये था ट्रैकिंग एरर, लास्ट टॉपिक ऑफ द म्यूचुअल फंड चैप्टर। गाइस ये जो चैप्टर है ये आपको ऐसे थाली पड़ी है आपके सामने, थाली खाने की, आपको सिर्फ क्या करना है, एक निवाला तोड़ना है, डुबाना है और खाना है। इतना सिंपल और इतना इजी है। आई एम श्योर आपको इस पूरे वीडियो भर में ऐसा लगा होगा कि हम कुछ 11th या 12th की चीजें कर रहे हैं, एकदम बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर और नॉट समथिंग विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, मिनिमम 5-7 मार्क्स का तो आता ही है ये। अगर आपका अटेम्प्ट लकी रहा तो 10-12 मार्क्स का भी आ सकता है। ओके, एकदम थरोली इस चैप्टर को करके जाइए। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए अगर आपको कोई टॉपिक है जिसमें आपको और ग्रिप चाहिए, ओके, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप 1-2 बार और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हर उस बंदे के साथ शेयर कीजिए, हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप केयर करते हैं, या जो म्यूचुअल फंड से डरता है, या जिसको इतने ईजी जो चैप्टर है म्यूचुअल फंड जैसे, वो उनके सक्सेस के बीच में एक बाधा बन के खड़े हुए हैं। ओके, हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसका एएफएम पेपर है इस कमिंग नवंबर 26 अटेम्प्ट में। ओके, आई एम डैम श्योर आपको बहुत इजीली पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा जो जो हमने चीज़ें समझी। ओके, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और जितना लोगों तक आप इस शेयर कर सकिएगा कीजिएगा, बिकॉज जितना इस वीडियो पे मुझे प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँगा। ओके, फॉर क्रिएटिंग मोर सच वीडियोस, मोर सच रिवीजन वीडियोस। आगे और भी रिवीजन वीडियोस आते रहेंगे। ओके, सो जस्ट बी विथ मी बी विथ मी इन द रिवीजन सीरीज। आई एम डैम श्योर कि आप एएफएम को इतना स्मूथली कंप्लीट कर लोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू वुड हैव कंप्लीटेड 90-95 marks of AFM. Okay, thank you guys for being with me till the very last. Bye bye.